हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक CSIR नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको आपको उपलब्ध कराएंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2019 का पार्ट ए का जो है क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम अपलोड करने जा रहे हैं पार्ट बी का। इसमें आपको PYQ के साथ डिस्कशन और आंसर रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग सी का 1 by 1 करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन से। जैसा कि पहली बात हम आपको बता दें कि अगर आप अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके माध्यम से आप तक हम CSIR नेट, UGC नेट, ICMR और DBT ये चारों के PY क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आपके प्रिपरेशन के लिए जो आप कह सकते हैं कि जो भी जरूरी टॉपिक्स है उसका डिस्कशन हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आने वाले एग्जाम को टारगेट करके, जैसा कि दिसंबर से जनवरी के बीच में चूंकि डिले हो रहा है अभी फॉर्म में, तो हो सकता है दिसंबर से जनवरी तक आपका UGC नेट और फिर CSI नेट का एग्जाम हो, फिर आपके DBT और ICMR का होगा। तो 1 by 1 करके हम लोग आप तक जो है प्रिपरेटरी मटेरियल्स जो है आप तक PYQ और अदर प्रिपरेटरी मटेरियल आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ताकि आप तक ये जो भी मटेरियल्स है आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ, जो कि है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑन प्रोटीन कन्फॉर्मेशन डिटेल बिलो इज इनकरेक्ट। तो पहली बात हो रही है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से, यानी कि इसमें कोई 3 करेक्ट होगा और एक कोई है जो इनकरेक्ट होगा। किसके बारे में? प्रोटीन कन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि प्रोटीन का जो कन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। पहला कह रहा है कि L एमिनो एसिड कैन अकर इन टाइप 1 प्राइम। टाइप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 प्राइम है। टाइप 1 प्राइम बीटा टर्न वेयर फाई एंड साई आर बोथ पॉजिटिव। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब हम लोग टाइप 1 की बात करते हैं, ठीक है, टाइप 1 की बात कर सकते हैं, तो यानी कि ये ट्रू है। तो जब हम लोग टाइप 1 की बात करते हैं तो उसमें जो होता है फाई और साई दोनों निगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन जब हम टाइप 1 प्राइम की बात करते हैं, टाइप 1 प्राइम की बात करते हैं, तो उसमें फाई और साई जो होता है वो दोनों पॉजिटिव होता है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है वो आपका सही है, यानी कि इनकरेक्ट नहीं है बल्कि करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कह रहा है अ पेप्टाइड रिच इन प्रोलीन इज अनलाइकली टू एडॉप्ट अल्फा हेलिकल। तो यहां बात हो रही है अनलाइकली की। अगर लाइकली कहता तो ये इनकरेक्ट हो जाता, लेकिन बात हो रही है अनलाइकली। तो सही बात है कि अनलाइकली ही वो अल्फा हेलिकल में देखा जाता है, लाइकली वो नहीं देखा जाता है। मतलब जनरली देखा जाए तो वो अल्फा हेलिकल को डिसरप्ट करता है, उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती, हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाता, जिसके कारण वो नहीं पाया जाता। तीसरा, प्रोलीन रेसिड्यू हैव हाई प्रोसिबिलिटी टू इन बीटा टर्न। सही बात है, क्योंकि बीटा टर्न में ही ज्यादातर टर्न वाले जो पोर्शंस होते हैं, जैसे अल्फा टर्न, बीटा टर्न, गामा टर्न, तो बीटा टर्न में जो होता है वो प्रोलीन की प्रोपेंसिविटी हाई होती है। ठीक है, अब बात आती है कि चौथा है द डाइहेड्रल एंगल फाई एंड साई ऑफ एमिनो एसिड इन अनफोल्डेड प्रोटीन आर एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि अनफोल्डेड प्रोटीन्स या रैंडम क्वाइलिंग, ये जब भी इन दोनों की बात आती है तो वो जो आपका ये रामाचंद्रन प्लॉन्ट का 4 चेंबर होता है, जो -180 से लेकर के +180 तक होता है, -180 से +180 तक होता है, उसमें किसी भी चेंबर में आ सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव होता है, यानी कि ये आपका जो आंसर जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, यानी कि 21 का जो आंसर है वो 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब क्या रह रहा है कि इसमें भी क्या चुन रहा है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुन रहा है, और किसके लिए चुन रहा है, आपको एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए चुन रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है द काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट डाइवर्ज फ्रॉम मैकलिस मेंटन बिहेवियर, डू नॉट डाइवर्ज। तो ध्यान दीजिएगा, एलोस्टेरिक एंजाइम कहने का मतलब है कि ये एंजाइम है और इसका एक्टिव साइट यहाँ पे है और उसका जो इनहिबिटिंग साइट है वो यहाँ पे है, जिसको एलोस्टेरिक साइट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और जो इनहिबिटर यहाँ पे आके बाइंड करता है उसको एलोस्टेरिक इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इनहिबिटर होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं इस तरह के, वो आपको
क्या बोलते हैं कि एंजाइम सॉरी मैक्लिस मेंशन इक्वेशन जो है वो शो नहीं करते हैं, मतलब डाइवर्ज कर जाते हैं, या और यहाँ पे लिख रहा है कि डू नॉट डाइवर्ज, यानी कि एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं वो मैक्लिस मेंशन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैक्लिस मेंशन इक्वेशन होते हैं वो इस तरह के हाइपरबोलिक कर्व शो करते हैं, ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व शो करते हैं। लेकिन जब एलोस्टेरिक की बात आती है तो वो सिग्मोइडल कर्व ऐसे शो करते हैं जिसमें कोऑपरेटिव फंक्शन होता है। यानी कि एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं यहाँ पे डू नॉट लिख करके अगर डू डाइवर्ज लिखता तो ये सही हो जाता, तो इसलिए ये गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए जो है ही आपका आंसर होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। इन फीडबैक इनहिबिशन द प्रोडक्ट ऑफ अ पाथवे इनहिबिट एन एंजाइम ऑफ द पाथवे, ये भी सही है। एन एंटीबॉडी दैट बाइंड्स टाइटली टू द एनालॉग ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट intermediate of the reaction substrate to product would promote formation of product when the analog is added to। सही बात है कि एंटीबॉडी जब टाइटली बाइंड करता है तो ये प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। ये भी आपका जो है आपका डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट एन एंजाइम कैटालाइज के कैट इजकल टू इतना एंड के एम इजकल टू इतना, एम हैज एक्टिविटी क्लोज टू द डिफ्यूजन, ये भी सही है आपका, इसके क्लोज है क्लोज एक्टिविटी के क्लोज है, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है और यही इसका आंसर है। अगला देखिएगा, ऑन सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जब सीक्वेंस एनालिसिस की गई तो द रिजल्ट शोड दैट द कंटेंट ऑफ साइटोसिन वाज 20%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको पता है कि एडेनिन की पेयरिंग किससे होती है, थाइमिन से, किससे होती है, सॉरी एडेनिन की पेयरिंग किससे होती है, थाइमिन से, और गुआनिन की पेयरिंग किससे होती है, साइटोसिन से। तो साइटोसिन जितना है उतना ही आपका क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा, यानी कि 20% अगर आपका साइटोसिन है तो 20% आपका क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब 40% ये दोनों मिलके हो गए, बचा कितना, 60%, तो 60% में 30% आपका एडेनिन और 30% आपका थाइमिन, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन पुट टुगेदर, तो यानी कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितने होंगे, 60%, यानी कि आपका चौथा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन रिलीजेड ग्लूकोज यूनिट एज, यहां पे ध्यान दीजिए, सब लोग ग्लूकोज लगाएंगे लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होगा आपका आंसर होगा, क्योंकि वहां पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस होती है। जब भी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे 1 एटीपी यूटिलाइज होता है हर एक बॉन्ड के ब्रेकिंग पे, तो वो यूटिलाइज हो जाता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज करने के लिए। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज करने का कारण है कि सेल्स जो होता है, अब इस सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत है, और ग्लाइकोजन को अगर आप ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़िएगा तो ये सेल्स जो होता है वो ग्लूकोज के लिए परमिएबल होता है और ग्लूकोज जो है आउट ऑफ द सेल चला जाएगा। इसलिए सेल्स का यह एडेप्टेशन है कि जब भी ग्लाइकोजन टूटता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में न टूट करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में टूटता है, ताकि ग्लूकोज सेल्स के अंदर ही बना रहे। दूसरे तरीके से भी आप समझने का कोशिश करें कि जब भी सेल्स ग्लूकोज को इनटेक करता है तो जैसे ही सेल्स ग्लूकोज को इनटेक करता है उसको फॉस्फोरिलेट कर देता है। दैट मीन्स कि ग्लूकोज को किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज करता है कि बेटा अब आ गए हो तो यहीं पे रुको, तुमको जाना नहीं है। अगर तुम इस ग्लूकोज के फॉर्म में रहोगे तो तुम फिर यहां से भाग जाओगे। तो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में टूटना या ग्लूकोज फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होना बेसिकली है उसके स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो सेल्स के अंदर बना रहे, ठीक है। चलो अब अगला देखिए, पहला क्वेश्चन है द सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप इज फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट एनिमल सेल्स, ठीक है। अ म्यूटेशन इन द इंट्रिंसिक फॉस्फोरिलेशन साइट ऑफ द पंप इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट। अब ध्यान दीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पे आपका सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब भी आपको इनवार्ड, जैसे सोडियम जो है अंदर, सॉरी मान लीजिए कि ये आपका इनर साइट है और ये आउटर साइट है, ठीक है। तो सोडियम जब भी अंदर की तरफ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है।
तो क्या करता है वो इसको फॉस्फोरिलेट करता है। क्या करता है? फॉस्फोरिलेट का फॉस्फेट बॉन्ड ऐड, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, तो इसका फॉस्फोरिलेशन होता है। जैसे इसका फॉस्फोरिलेशन होता है ये चैनल 3 सोडियम आयन को इनवर्ड मूव करता है, ठीक। और उसके ठीक बाद जब ये जो फॉस्फोरिलेशन होता है, इसके जैसे ही फॉस्फोरिलेशन होगा इसका कन्फॉर्मेशन होगा, चेंज होगा, और जैसे ही कन्फॉर्मेशन चेंज होगा 3 सोडियम आयन जो है अंदर की तरफ चला जाएगा। फिर जैसे ही इसका डीफॉस्फोरिलेशन होता है, यानी कि जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप अलग होता है उधर से, यानी कि आउटर साइड में आपका 2 पोटेशियम आयन का एंट्री होता है। यानी कि फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन सोडियम आयन के अंदर आने और पोटेशियम आयन के बाहर जाने दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें कोई म्यूटेशन होता है तो सोडियम आयन का इनवर्ड मूवमेंट और पोटेशियम आयन का आउटरवर्ड मूवमेंट दोनों प्रभावित होगा, ठीक है। अब आंसर को पढ़िए। द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन इज ओनली, गलत है। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन ओनली, दोनों गलत है। बोथ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। हैज नो इफेक्ट, ये गलत बात है कि इफेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। अब चलिए यहां पे आपको एक बेनिफिट हम बता रहे हैं। बेनिफिट क्या है कि अगर आपको सिर्फ पता होता कि सोडियम आयन अंदर आता है और पोटेशियम आयन बाहर जाता है तो आप बिना किसी संकोच के इस ऑप्शन को पढ़ के ही लगा लेते। कैसे लगा लेते? अब यहां पे देखिए, यहां कह रहा है आउटर मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन, जो कि गलत है। सोडियम आयन को इनर की तरफ होता है। और यहां कह रहा है इनर मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन, जो कि ये भी गलत है, आउटर की तरफ होता है। और यहां कह रहा है कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ये भी गलत है, क्योंकि इफेक्ट कहीं नहीं होगा, क्योंकि पंप ऑलरेडी म्यूटेट है तो इफेक्ट तो होना ही होना है। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द साइट ऑफ द डिवीजन प्लेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल इज डिटरमिन्ड बाय। अब देखिए कह रहा है कि ये जैसे मान लीजिए एनिमल सेल्स हो गया, एनिमल सेल्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपका क्या है? सेंट्रियोल्स है, ठीक है। ये बनाता है आपका स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर दो होते हैं, जैसे ये एस्ट्रल हो गया और ये आपका सेंट्रल स्पिंडल फाइबर हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो सेंट्रल स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो आपके इसके डिवीजन प्लेन को निर्धारित करते हैं। तो ये सेंट्रल स्पिंडल फाइबर जहां पे एक दूसरे को यहां पे क्रॉस करते हैं वहीं पे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का निर्माण होता है यहां पे चारों तरफ से। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सेल के डिवीजन के लिए। वहीं आपका एक प्लेन तैयार करता है जहां पे सेल्स जो है 2 भाग में वहां से टूट जाता है अलग अलग पार्ट में। तो दैट इज द साइट। अब यहां पे कह रहा है ना कि बाय पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, गलत है। बाय द सेंट्रल स्पिंडल, ठीक है। तो ये सेंट्रल स्पिंडल जो होगा वो आपका सही भाग है कि यानी सेंट्रल स्पिंडल के द्वारा जो है आपके प्लेन का निर्धारण होता है कि सेल्स कहां से टूटेगा, कहां से ब्रेक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है टू प्रिपेयर इंडिविजुअल टिश्यू सेल्स फ्रॉम अ प्राइमरी कल्चर द सेल सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन मस्ट बी ब्रोकन टू अचीव दिस वन वुड नॉट यूज। अब मान लीजिए कह रहा है कि प्राइमरी कल्चर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी टिश्यू को लिया, ठीक है, कहीं से टिश्यू लिया। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने किसी टिश्यू को लिया और उससे आपको सेल्स इंडिविजुअल सेल्स का कल्चर करना है तो आप पहले क्या लेंगे? टिश्यू लेंगे और टिश्यू को क्या करेंगे? एक मीडिया में डालेंगे। अब मीडिया में जो है आपका टिश्यू जो है वो सेल्स का ग्रुप है, ठीक है ना। सिंगल टाइप ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मतलब किसी एक तरह के सेल्स का गुच्छा होता है। अब उसको आप मीडिया में डालेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कल्चर, ठीक। आपने टिश्यू लिया, उसको एक मीडिया में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कल्चर, ठीक। अब सेल्स के ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वो सेल्स पहले अलग अलग हों एक दूसरे से, तभी वो ग्रोथ कर पाएंगे। तो उसके लिए पूछ रहा है कि उसमें ऐसा क्या डालें जो उसके लिए हेल्पफुल हो, एक्सेप्ट दैट। अब यहां पे 4 चीजें देनी है, 4 चीजें दी हुई है, उसमें से कोई एक ऐसा बताना है जो कि इसमें यूज नहीं होता, जिसका कोई काम नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। टू प्रिपेयर इंडिविजुअल टिश्यू सेल्स फ्रॉम अ प्राइमरी कल्चर द सेल सेल एंड सेल मैट्रिक इंटरेक्शन मस्ट बी ब्रोकन टू अचीव दिस वन वुड नॉट यूज, यानी कि इसमें से किसका यूज नहीं होता है। चलिए अब एक एक करके हम काम समझते हैं। पहला है ईडीटीए। ईडीटीए चिलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, मेटल चिलेटिंग एजेंट है। किसका चिलेट करता है? कैल्शियम आयन का।
और कैल्शियम आयन जो है सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, सेल मैट्रिक इंटरेक्शन में हेल्प करता है। तो अगर इसका चिलेशन हो जाएगा तो इंटरेक्शन क्या होगा, दिक्कत होगा ना, तो उसको ब्रेक हो जाए, मतलब क्या करेगा कि हेल्प करता है। तो अगर इसका चिलेशन नहीं किया जाएगा, ईडीटीए नहीं डाला जाएगा, तो सेल सेल इंटरेक्शन नहीं टूटेगा। अगर ईडीटीए हम डाल दे और ये चिलेट हो गया, चिलेट कहने का मतलब इनहिबिट हो गया, किसी काम का नहीं रहेगा, तो सेल सेल इंटरेक्शन जो कमजोर पड़ जाएगा, जो इसकी उपस्थिति में स्ट्रांग था, तो ये भी यूजफुल है। कोलेजिनेज, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो कोलेजन फाइबर होते हैं उसमें हेल्पफुल है, यानी कि ये भी जरूरी है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी जरूरी है। अब ट्रिप्सिन क्या है, ये एक तरह का प्रोटीएज है। क्या है, प्रोटीएज है। किस तरह के प्रोटीन को बनाता है, अब जैसे मान लीजिए ये सेल है और ये सेल है, इसमें ये प्रोटीन बाहर निकला हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, और ये भी एक्स्ट्रा, अब दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस प्रोटीन होता है जो कि मेम्ब्रेन से बाहर निकला होता है, उसको काट देता है। जब काटेगा तो ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो ये भी हेल्पफुल है। सेपारेज हेल्पफुल नहीं है, सेपारेज किसी काम का नहीं है। सेपारेज आपको एनाफेज स्टेज में यूज होता है, जो कोहेंसिन यानी कि जो स्पिंडल जो होमोलोगस प्रोटीन, होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं, उनको अलग करने में मदद करता है। तो इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो नॉट यूज अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो आपका आंसर ये होगा, क्योंकि सेपारेज का यूज मीडिया में नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसका यूज कहां पे है, सेल साइकिल में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू फिर यहां पे दिया हुआ है, मतलब सही नहीं है। अबाउट न्यूक्लियोजोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर पार्टिकल। न्यूक्लियोजोम्स क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो आपका डीएनए घूम करके एक बीड्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोजोम। ठीक, अब कह रहा है कि द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज अल्टर्ड इन द मिडिल ऑफ द कोर पार्टिकल। सही बोल रहा है कि जब वो ये जैसे मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है और इसके अराउंड अगर आपका डीएनए आपका मूव करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो फ्लैट होगा तो अल्टरेशन तो थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, तो यानी कि ये सही है। अगला है, हम नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं, यानी कि फॉल्स की बात कर रहे हैं, ये ट्रू है। ठीक है, दूसरा है, इन कोर पार्टिकल डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड एज फ्लैट सुपर हेलिक्स। जैसे हमने कहा कि फ्लैट हो जाता है, तो ये भी बात है। और 1.65 यानी कि 2 पूरा टर्न कंप्लीट नहीं हो पाता। अब जैसे यहां पे हमने देखा ना कि इधर से 2 दिख रहा है, लेकिन आप देखिए यहां पे ध्यान से, ये यहां से आया और इधर घूम गया, तो ये पूरा टर्न नहीं हुआ। अब ये नीचे से जाएगा, फिर इधर से आके आएगा और इधर से इधर चला जाएगा, तो 2 पूरा टर्न नहीं हो पाता है, तो 1.5 टर्न या उससे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो 1.6 टर्न होता है। अब बनाता है, अब जैसे ये डीएनए, अब ये अलग 6 अलग अलग तरह के जो न्यूक्लियोजोम होते हैं मिल करके बनाते हैं 30 नैनोमीटर का फाइबर, मतलब इससे थोड़ा और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड 30 नैनोमीटर। उसके बाद फिर 300 नैनोमीटर का बनेगा। ठीक है, तो 30 नैनोमीटर में क्या होता है कि जनरली 6 न्यूक्लियोजोम जो होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये भी यानी कि सही है। अगला है, द एन टर्मिनल हिस्टोन टेल इन अ कोर पार्टिकल आर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड। स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड जो यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग। यहां पे ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता है, ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, डिसऑर्डर्ड। यानी कि ये जो आपका ऑप्शन है ये गलत है। इस ऑप्शन क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है और ये ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही है, यानी कि यही स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी कि अगर आपका जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट ट्रू, तो आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए, स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आरएनएज एच रिमूव्स all of the RNA primer except the ribonucleotide directly linked to the DNA end. ठीक है, except the ribonucleotide directly into the end. This is because, ध्यान दीजिएगा, during replication RNA removes all of the RNA primer except the ribonucleotide directly linked to the DNA end. This is because. चलिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इट कैन डिग्रेड आरएनए एंड डीएनए फ्रॉम देयर। अब पहली बात है कि ये तो आरएनएज है, तो अगर यहां पे आरएनए और डीएनए दे रहा है तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। यहां भी आरएनए और डीएनए दिया हुआ है तो पहले ही गलत हो गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन को छांट सकते हैं।
ठीक है, ऑप्शन को छांटने का ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब इट कैन ओनली क्लीव बॉन्ड बिटवीन टू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यही आपका ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा भी आप पढ़ लीजिए एक बार क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी ऑफ RNase H इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डुप्लेक्स कंटेनिंग बोथ स्टैंडर्ड DNA, ये नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो वो शुरू में ही इनहिबिट हो जाता, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही है कि ये जो RNase होता है वो क्लीव्स बॉन्ड बिटवीन टू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो लास्ट में इसीलिए वो छोड़ देता है क्योंकि वहां पे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड नहीं रहता, वहां पे राइबो और डीऑक्सीराइबो के बीच में रहता है, इसीलिए वो लास्ट वाले ने जो यहां पे कह रहा है कि एक्सेप्ट द राइबोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली लिंक टू द, लास्ट वाला जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है जो डायरेक्टली DNA से जुड़ा होता है उसको छोड़ देता है, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि इन अ ह्यूमन सेल लाइन अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA ब्रेक्स are repaired by non-homologous end joining. An inhibitor of flap endonuclease will affect. अब ध्यान दीजिए, अब जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होता है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये DNA है और ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, यानी कि दोनों स्टैंड टूट गया। तो इसकी पेयरिंग जो होती है वो दो तरह से होती है, एक होमोलोगस पेयरिंग होती है, एक नॉन होमोलोगस पेयरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका केयू प्रोटीन आके जुड़ता है और उसके बाद अदर जो इंडोन्यूक्लियस, फ्लैप इंडोन्यूक्लियस, ट्रिमिंग जो भी आते हैं वो आते हैं और उसको क्या करते हैं कि ज्वाइंट करके फिर रिपेयर करके हट जाते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि बात होती है फ्लैप इंडोन्यूक्लियस की, एन इनहिबिटर ऑफ फ्लैप। फ्लैप इंडोन्यूक्लियस को क्या किया गया, इनहिबिट कर दिया गया। तो फ्लैप इंडोन्यूक्लियस का क्या काम है कि वो क्या करता है कि जो गलत रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट हुए हैं वो एक फ्लैप के रूप में, एक ढक्कन के रूप में खुले रहते हैं, जैसे हमने अभी यहां पे बनाया कि जैसे ये है ना, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमको रिमूव करना है, ठीक है ना, ये पार्ट दैट इज कॉल्ड फ्लैप, और इसको हमको रिमूव करना है। तो अगर ये रिमूव नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पे एक गैप बन जाएगा जो ट्रिम नहीं हो पाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर फ्लैप इंडोन्यूक्लियस जो है इनहिबिट कर देंगे तो गैप की जो ट्रिमिंग है, यानी कि ये जो ट्रिम करना था वो ट्रिमिंग नहीं हो पाएगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे गैप ट्रिमिंग जो है वो इफेक्टेड होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगला है, सुगर पकरिंग इन डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड इज एक्सक्लूसिवली। अब ध्यान दीजिएगा, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड तीन तरह के होते हैं, ए, जेड और बी। ए बी और जेड। बी जो होता है वो आपका पॉपुलर होता है, वहीं बेसिकली देखा जाता है बी DNA। सॉरी, इसको खोल देते हैं अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे कह रहा है C2 प्राइम इंडो इन डबल स्टैंडर्ड। ये सही होता अगर यहां पे डबल स्टैंडर्ड की जगह बी DNA लिखा होता है। यहां पे क्या लिखा होता, अगर बी DNA लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन यहां पे बी DNA नहीं लिखा हुआ है और यहां पे एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। C3 प्राइम इंडो, ये तो गलत है ही। C2 प्राइम इंडो डबल स्टैंडर्ड RNA, ये भी गलत है। अब क्या कर रहा है, C3 प्राइम इंडो इन हाइब्रिड डुप्लेक्स विद वन स्टैंड एज DNA। अब देखिए, एक स्टैंड आपका RNA है और दूसरा स्टैंड आपका DNA है, तो उस केस में C3 प्राइम इंडो सही बात है कि होगा। वो क्या करेगा, इस हाइब्रिड को स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, दैट इज कॉल्ड। तो ये आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बी DNA के लिए भी पूछता है, नॉर्मली पूछता है, एक्सक्लूसिवली नहीं पूछ रहा है, तो ये दो चीज के कारण, क्योंकि यहां पे सिर्फ यहां पे डबल स्टैंडर्ड दिया गया है ना। दूसरी चीज, न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है, ना DNA दिया हुआ है ना RNA दिया हुआ है। तीसरी चीज, एक्सक्लूसिवली। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछ रहा है, डबल स्टैंडर्ड है, न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि हम वो नहीं किए हैं कि आपका DNA है कि RNA है, एक्सक्लूसिवली है यानी कि जनरल नहीं पूछ रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में अगर रखा जाए तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सही होता है। सिर्फ अगर बी DNA पूछा होता तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता। बी DNA क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हट जाता, वहां पे सिर्फ DNA की बात होती, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता, ठीक। चलिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यूकैरियोटिक mRNA आर मॉडिफाइड टू प्रोसेस ऑफ 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात यहां पे फिर हो रही है।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ द 5 प्राइम कैप। चलिए, अब कह रहा है कि इट प्रोटेक्ट द mRNA फॉर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस अटैक। बिल्कुल सही बात है, ये आपका ट्रू है। क्या है? ट्रू है। इट फैसिलिटेट स्प्लाइसिंग ऑफ द नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट। ये भी सही है कि अगर ये नहीं होता, आपको पता है कि स्प्लाइसिंग जो होता है वो आफ्टर क्या बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि 5 प्राइम कैपिंग और एडिनाइलेशन जब हो जाता है तब आपका जो है स्प्लाइसिंग के लिए जाता है। तो ये भी सही है, यानी कि ये भी आपका ट्रू है। इट प्रोटेक्ट द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय आरएनएस 3 फैमिली। बिल्कुल गलत है, ये आरएनएस 3 फैमिली के द्वारा कैटालाइज नहीं होता है। इट प्रोटेक्ट द ट्रांसक्रिप्ट, ये आरएनएस 3 फैमिली के द्वारा इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये आपका जो है आंसर जो है ऑप्शन ये जो है सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, क्योंकि ये आरएनएस 3 फैमिली से ये आपका प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, बाकी आपका चौथा ऑप्शन, इट फैसिलिटेट अटैचमेंट टू 40 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो 40 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है वो इसको क्या करता है कि इसको स्कैन करता है, और स्कैनिंग के समय जो आपका हेल्प करता है वो 5 प्राइम कैपिंग ही करता है। 5 प्राइम कैपिंग ही हेल्प करता है इसको स्कैन करने में। ठीक है, तो आरएनएस 3 जो है वो इसको क्लीव, इट प्रोटेक्ट द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय आरएनएस 3 फैमिली। और आरएनएस 3 फैमिली क्या करता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्लीव करता है। और ये कैपिंग कहां पे होता है? कैपिंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे होता है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे कैपिंग की कोई बात ही नहीं होती है। और आरएनएस 3 फैमिली जो होता है वो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए वहां पे इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, not belong to human antimicrobial protein and peptide at epithelial surface forming part of the innate immunity। अब ध्यान दीजिए कि not belong कह रहा है, और किसका पार्ट नहीं होना चाहिए? नहीं है, innate immunity का। तो लैक्टोफेरिन जो है वो भी आपका इनका पार्ट है, डिफेंसिन भी है, आपको कैलप्रोटेक्टिन भी है, लेकिन विमेंटीन जो है ये innate immunity का पार्ट नहीं है। तो ये होगा आपका सही आंसर। Which one of the following best describe death upon detachment? Death upon detachment। तो नेक्रोप्टोसिस जो है ये आपके एपोप्टोसिस का पार्ट है, ये डेथ अपॉन डिटैचमेंट का एग्जांपल नहीं है। ये मेटास्टेसिस आपका कैंसर रिलेटेड है, जिसमें सेल्स का माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। एक्स्ट्रावेजेशंस भी नहीं है, इसमें आपको सेल्स को इनगल्फेशन के समय काम किया जाता है। एनाइकोसिस जो है ये आपका राइट आंसर है। एनाइकोसिस का मतलब होता है ये एक तरह का प्रोग्राम्ड सेल्स डेथ है, जो कि चाइल्ड ग्रोथ के समय देखा जाता है, और इसमें जो है सेल्स आफ्टर डिटैचमेंट जो होता है सेल्स का डेथ हो जाता है। अगला है फ्रूट बैट्स। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फ्रूट बैट्स आर नोन टू हार्बर एंड स्प्रेड सेवरल वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट अदर एनिमल एंड ह्यूमंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट रिपोर्टेड टू स्प्रेड बाय फ्रूट बैट्स। तो आपको पता है कि HIV जो है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, HIV जो आपका फ्रूट बैट्स के द्वारा ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। इन अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी mediated asthmatic response, which one of the following is thought to contribute significantly to the prolonged bronchospasm and build-up of mucus seen in asthmatics? अब थ्रोम्बोजेंस जो है वो आपको क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, आपका ल्यूकोट्राइंस जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है ब्रोंकोएस्पाज्म बिल्डअप के लिए। TGF बीटा जो है वो आपके TGF बीटा जो है आपके सेल इंटरेक्शंस में हेल्प करता है, और कॉन्ड्रोइटिन जो है आपका जो है कॉन्ड्रोइटिन जो है वो आपका इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें भाग नहीं लेता है। तो आपका ल्यूकोट्राइंस जो है वहां पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला है इन सर्टेन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर
dehiscence and stigma receptivity do not coincide to avoid self pollination। अब ध्यान दीजिए, एंथर डेhiscence का मतलब होता है कि एंथर्स का फूट करके पॉलन ग्रेन को बाहर निकालना, और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी यानी कि स्टिग्मा का मैच्योर होना। दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। तो अगर जब दोनों की टाइमिंग अलग अलग है तो एक ही, और दोनों एक ही फ्लावर में है, फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइकोगैमी। हर्कोगैमी तब होता है जबकि साइज का अंतर हो, स्टिग्मा छोटा हो, स्टिग्मा बड़ा हो, और स्टिग्मा छोटा हो और आपका स्टिग्मा बड़ा हो, आपका एंथर जो है वो छोटा हो, तो उस केस में हर्कोगैमी। डायोसियस और मोनोसियस का मतलब होता है कि सेम ही प्लांट में दोनों का होना या अलग अलग प्लांट में दोनों पार्ट्स का देखा जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका डाइकोगैमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी से है, इन जीनोपस इम्ब्रियो बीटा कैटेनिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डोर्सल वेंट्रल एक्सिस डेवलपमेंट। What would we expect if the endogenous glycogen synthase kinase 3 यानी कि GSK3 is knocked out, यानी कि इसको हटा दिया गया, इसका कोई काम अब नहीं रहा, out by dominant native form of GSK3 in the ventral cells of the ventral cells में knocked out by a dominant negative form in the ventral cells, तो आपका जो सेकेंड एक्सिस का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसको हटा दिया गया और निगेटिव फॉर्म को डोमिनेंट यहाँ पे कर दिया गया तो एक सेकेंड एक्सिस का यहाँ पे फॉर्मेशन देखा जा सकता है। ठीक है, होमोबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी कि हॉक्स प्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेसिफाइंग वेदर अ पार्टिकुलर मैसेंजियल सेल्स विल बिकम स्टाइलोपॉड, जिगोपॉड और ऑटोपॉड। Based on the expression pattern of these genes, a model was proposed wherein these Hox gene identify a limb region. What would be the observed phenotype for human homozygous for a Hox D13 mutation? ध्यान दीजिए, अब बात आ रहा है कहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, Hox D13। किसका कौन सा प्रोटीन प्रभावित हो रहा है, Hox प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रोटीन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कहाँ पे किसके स्पेसिफिकेशन के लिए, स्पेसिफाइंग वेदर अ पार्टिकुलर मैसेंजियल सेल्स बिकम स्टाइलोपॉड, जिगोपॉड, ऑटोपॉड। अब स्टाइलोपॉड, जिगोपॉड, ऑटोपॉड क्या समझिए, ऑटोपॉड जो होता है वो पाम रीजन होता है, मतलब यहाँ से लेकर के उंगली तक। ठीक है, जिगोपॉड जो होता है इसके पीछे से केहुनी तक का, यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है, केहुनी तक का स्ट्रक्चर होता है, और स्टाइलोपॉड जो होता है केहुनी से लेकर के कंधे तक का, यानी कि स्टाइलोपॉड जो है वो ह्यूमरस वाला पार्ट है, जिगोपॉड जो है वो रेडियस और अल्ना का पार्ट है, और ऑटोपॉड जो है वो पूरा पाम रीजन इंक्लूडिंग फैलेंजेज, ये पार्ट्स है। ठीक है, तो यानी कि अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके लिम्स की इन तीनों पार्ट्स में प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब ऑप्शन समझिए, इसमें कह रहा है नो जिगोपॉड फॉर्मेशन, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि सिर्फ जिगोपॉड ही प्रभावित नहीं होगा। एबनॉर्मलिटीज ऑफ द हैंड्स एंड फीट वेयर इन द डिजिट फ्यूज, डिफॉर्मिटीज इन स्टाइलोपॉड, यहाँ भी सिंगल की बात है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। नो फीमर और पटेला फॉर्मेशन, पटेला की और फीमर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ह्यूमर्स और रेडियस अल्ना की बात है, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। एबनॉर्मलिटीज ऑफ द हैंड्स एंड फीट वेयर इन द डिजिट फ्यूज, यानी कि उंगलियां जो है फ्यूज हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन वहीं पे हो रहा है। चलिए अब अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन का पार्ट जो होता है वो कंट्रीब्यूट सेल रिजिडिटी और इलास्टिसिटी में हेल्प करता है, ये आपके माइक्रो एलिमेंट्स का पार्ट्स है प्लांट्स में, वो आप देख सकते हैं। चलिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज रेसिस्टेंट जीन प्रोड्यूसिंग कंटेन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज रेसिस्टेंट जीन प्रोडक्ट, रेसिस्टेंट जीन प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज रेसिस्टेंट प्रोटीन्स। अब यहाँ पे जो जीन रेसिस्टेंट जीन्स होते हैं वो आपको बेसिकली ल्यूसीन रिच रिपीट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज रेसिस्टेंट जीन प्रोडक्ट जो होते हैं वही आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं, वही आपके रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे आपका होता है क्या बोलते हैं कि रेसिस्टेंट होता है, और ये जो रीजन होता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होता है वो ल्यूसीन रिच होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ल्यूसीन क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अगला है, आउट ऑफ द सेवरल जिबरेलिन्स आइडेंटिफाइड इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोएक्टिव। तो यहाँ पे 1, 3, 4, ठीक है, 1, 3, 4 ये जो होता है वो आपका
3 एक्टिव होता है, नॉन एक्टिव कौन सा होता है आप नहीं होता है आपका 5, तो यहाँ पे नॉट बायो एक्टिव हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए, यानी कि ये आपका एक्टिव होता है, ये भी आपका एक्टिव होता है, नॉट एक्टिव में कौन सा होता है GF5। नाइट्रोजिनेज अ कॉम्प्लेक्स मेटल कंटेनिंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट इन्वॉल्व इन द बायो एक्टिव ऑफ नाइट्रोजन। मोलिब्डेनम होता है, आयरन होता है, वैनेडियम होता है, कोबाल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट आपका ये जो कोबाल्ट जो है इसका एक्टिविटी में हेल्प नहीं करता है, बाकी मोलिब्डेनम, फेरस और वैनेडियम ये आपके हेल्प करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कॉज ए रिलैक्सिंग ऑफ मेजर डोपामीन। डोपामीन आपका एक तरह का बोल सकते हैं ड्रग्स है, जो कि आपको क्या बोल सकते हैं कि मैसेंजर सेल्स के रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ये आपको एज एसिडेटिव मतलब बोल सकते हैं कि दिया जाता है, तो ये आपके वहां पे हेल्प करता है, एक तरह का ड्रग्स आप बोल सकते हैं। A patients come to hospital complaining of vomit and diarrhea. The doctor suggested that the patient take glucose and electrolyte solution orally. Which one of the following membrane protein is likely to be involved in rehydration of the patient? अब देखिए क्या क्या दिया जा रहा है इसको, ग्लूकोज विद इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ग्लूकोज विद सोडियम। तो हमारे इंटेस्टीन में एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम लोग सिम ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, और वो ग्लूकोज और सोडियम को एक साथ ले करके सेल्स के अंदर जाता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो कि एक साथ सोडियम, बिना सोडियम के ग्लूकोज नहीं जा पाएगा और बिना ग्लूकोज के सोडियम नहीं जा पाएगा, ये आपका वहां पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर। Which one of the following is required for vitamin B12 absorption in small intestine? तो ये आपका कोबाल्फिन जो होता है ये आपका विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे कह रहा है Which one of the correct sequence event that takes place during photoredoxin when light falls into the retina? अब देखिए पहला शुरू हुआ है क्लोजर ऑफ सोडियम आयन, ये गलत है, ये नहीं होगा, पहले ही सोडियम आयन का क्लोजर नहीं होगा। डिक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूटामेंट, ये भी गलत है। स्ट्रक्चरल चेंज इन रोडोप्सिन, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन, ठीक है। डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर साइट, ठीक है। क्लोजर ऑफ सोडियम आयन है, डिक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूटामेंट, डिक्रीज, ठीक है। तो आपका ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। पहले आपका स्ट्रक्चरल चेंज होता है जैसे ही लाइट आती है, आने के बाद आपका ट्रांसड्यूसिन जो है स्ट्रक्चरल चेंज के कारण एक्टिवेट हो जाता है, जिससे साइक्लिक जो इंट्रासेलुलर साइक्लिक जीएमपी है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। जैसे ही साइक्लिक एमपी रिड्यूस्ड होता है, सोडियम आयन चैनल जो है वो क्लोज हो जाता है और ग्लूटामेट का जो रिलीज है वो इस क्लोजर के कारण रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अगला है द लॉग स्कोर ऑफ 3 रिप्रेजेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी RF दैट। अब यहाँ पे आपका लॉग का है कि लॉग स्कोर जो है वो लॉग के फॉर्म में होता है, तो लॉग बाई एंटी लॉग जो है इक्वल टू 1000 होता है, तो 1000 टाइम इज लाइकली टू हाइपोथेसिस ऑफ दी नो लिंकेज। ठीक है, तो 1000 टाइम आपका इसका एंटी लॉग हो जाएगा, तो log 3 इक्वल टू एंटी लॉग 3 इक्वल टू 1000 डिवाइड, तो ये आपका एंटी लॉग के फॉर्म में होगा, तो 1000 आपका यहाँ पे टाइम्स एज लाइकली टू हाइपोथेसिस ऑफ नो लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, assuming that A, B, C and D genes are not linked, the probability of progeny being capital A, small a, capital B, small c, capital D, small d from a cross between that and that parents will be। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या है, किसके बनने की, इसके बनने की, अगर ये दोनों पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो तरीका है पहले उसको समझ लीजिए, फिर हम दूसरा आसान तरीका आपको बताते हैं। पहला तरीका हम पहले बता दें, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। अब इसको क्रॉस किया आपने स्मॉल ए से, कैपिटल बी से, ओके, स्मॉल सी से और कैपिटल डी, स्मॉल डी से। ठीक है, अब इसको आपने जब क्रॉस किया तो ये आपका जो है वो प्रोजेनी है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, उसके बाद है आपका स्मॉल सी और कैपिटल डी, स्मॉल डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहला अगर आप कैपिटल
ए दोनों है और ये इससे करते हैं तो आपका 100% जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, यानी कि 1। जैसे मान लीजिए कि ये आपने किया, समझाने के लिए बोल देते तो ये बनेगा और ये बनेगा, यानी कि सारे प्रोजेनी जो होंगे वो यही बनेंगे, ठीक है, सारे प्रोजेनी, ठीक है, ध्यान समझ रहे हैं, सारे प्रोजेनी ए बनेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब बी और बी अगर इसको आप करते हैं तो आपको इसके आने का चांसेस क्या होगा, इसके आने का चांस 1/2 होगा। कैसे आप समझिए, फिर इसको भी समझा देते हैं। कैपिटल बी यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे लिखिए, ठीक है, तो ये बनेगा आपका बी और यहाँ पे बनेगा 2 तरह का बी और बी, ठीक है, तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, तो ये एक बनेगा बी 50% बी कैपिटल बी और 50% कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि 1/2। यहाँ भी सेम चीज़ है, दोनों स्मॉल है तो यहाँ पे 100% आपका 1 ही बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर दोनों है, नहीं एक मिनट, यहाँ पे डी था लेकिन यहाँ पे आपका दोनों कैपिटल डी है, ठीक है, तो सेम वाला यहाँ पे चीज़ है, तो आपका यहाँ पे भी क्या बनेगा 1/2, तो अगर इसको आप कीजिएगा तो 1/4 आएगा, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात। तो दोनों प्रोजेनी को देख लीजिए और उसमें दोनों पेरेंट्स को देख लीजिए और दोनों पेरेंट्स को क्रॉस कराने पे जो प्रोजेनी क्या है उसके आने का चांसेस क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा इसका आसान तरीका, इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड देख लीजिए, जैसे ये मोनोजाइगस नहीं, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, जैसे ये मोनोजाइगस है इसको छोड़ दीजिए, ये मोनोजाइगस है इसको छोड़ दीजिए, हेट्रोजाइगस कितने हैं 2, ये और ए, तो नंबर ऑफ 1/2 टू द पावर n, और n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो 2 यानी कि 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो आपका क्या आंसर हो जाता 1/8, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, द न्यू बॉर्न बेबी ऑफ अ मदर हैविंग ब्लड ग्रुप AB RH पॉजिटिव एंड फादर हैविंग ब्लड ग्रुप O RH नेगेटिव गॉट मिक्सड विद अदर बेबीज इन द हॉस्पिटल, द बेबी विद which of the following blood group is accepted to be the said couple of। अब देखिए, अब इसका एक पेरेंट का है AB और दूसरे का है O, अभी RH फैक्टर को साइड कर देते हैं, तो AB का मतलब हुआ कि एक A वाला है और एक मतलब एक जो गैमिट है वो A वाला है, दूसरा गैमिट B वाला बनेगा और ये I वाला बनेगा, ठीक है। तो प्रोजेनी बनने के क्या चांसेस हैं, या तो प्रोजेनी आपका ए ब्लड ग्रुप वाला होगा या तो प्रोजेनी आपका बी ब्लड ग्रुप वाला होगा। तो ओ वाला तो होगा नहीं, इसको छाड़ दीजिए, ए बी वाला भी नहीं होगा, इसको भी छाड़ दीजिए, ओ वाला भी नहीं होगा, तो क्या होगा बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो बी वाला जो होगा वो आपका वो उस कपल का बच्चा होगा। समझ गया मेरी बात। ये पूछ रहा है कि मतलब एक कपल है जिसका एक का ब्लड ग्रुप ए बी और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनका जो बच्चा हुआ वो हॉस्पिटल में मिक्स हो गया। तो मिक्स होने पे क्या करना है, आपको पहचानना है कि कौन सा बच्चा जो है उनका हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के मीटिंग के बाद जो बच्चा इनका होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो हमने देखा कि या तो उसमें ए हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। ओ होने का चांस नहीं है, ए बी होने का चांस नहीं है, फिर ओ होने का चांस नहीं है, यानी कि बी, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मार्कर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। कह रहा है कि कौन सा डीएनए मार्कर जो है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में विभेद बता सकता है। तो कोई भी कोडोमिनेंट मार्कर अगर आप लेते हैं तो इसमें विभेद बता सकता है। तो विभेद बताने के लिए कोडोमिनेंट मार्कर लेना होगा और इसमें एक ही कोडोमिनेंट मार्कर है RAPD, बाकी जो है RFLP आपका जो है सॉरी RFLP, बाकी जो आपका RFLP आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी जो RAPD, AFLP और SSP, RFLP के अलावा अगर SNP यहाँ पे होता तो वो भी हो जाता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, चलिए उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज। ककम्बर मोजैक एक वायरल डिजीज है। क्या है, एक वायरल डिजीज, ये नहीं होगा। फायर ब्लाइट पियर, ये भी नहीं होगा। क्राउन गैल एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी नहीं होगा। एप्पल स्कैब्स एक फंगल डिजीज है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो नहीं होगा। ये एप्पल स्कैब्स जो है एक फंगल डिजीज है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा ये वायरस सब टाइप कॉट सीवियर एवियन फ्लू एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज आउटब्रेक इन द ईयर 19। ये आपके जीके का क्वेश्चन है। H5N1 जो है आपका यहाँ पे
मुझे लगता है आंसर हो जाएगा H5N1 आपका आंसर होगा। वो 1997 में इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल था हांगकांग में, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है डिपिक्टेड विच ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री सिलेक्टेड टेक्सा, ठीक है। चलिए कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रुप एक्स इज मोनोफाइलेटिक, ग्रुप एक्स इज मोनोफाइलेटिक, ठीक है। एंड ग्रुप वाई इज पॉलीफाइलेटिक, नहीं पॉलीफाइलेटिक नहीं है। ग्रुप एक्स इज पैराफाइलेटिक एंड वाई इज, नहीं ये भी नहीं है, एक्स तो पैराफाइलेटिक नहीं होगा, बोथ ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप एक्स इज मोनोफाइलेटिक, ठीक है। ग्रुप एक्स जो है मोनोफाइलेटिक है। मोनोफाइलेटिक क्यों है ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इसका ए बी और सी ये तीनों का एंसिस्टर जो है कॉमन है। क्या है? एंसिस्टर जो है कॉमन है और ये तीनों एक ही ग्रुप में है, तो दैट इज कॉल्ड मोनोफाइलेटिक। ग्रुप वाई इज पैराफाइलेटिक, ठीक है। पैराफाइलेटिक इसलिए है कि ये चारों के एंसिस्टर तो एक है लेकिन सिर्फ 3 ही जो है एक ग्रुप में है, बाकी जी जो है अलग कर दिया गया है, इसीलिए ये क्या हो गया है? पैराफाइलेटिक हो गया। अगर इसको भी साथ में रखा जाता तो ये भी आपका मोनोफाइलेटिक होता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस का बेली स्मॉल होगा और सिलिंड्रिकल टेल होगा, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉल बेली स्केल्स होता है और सिलिंड्रिकल टेल आपका नॉन पॉइजनस स्केल्स का जो है वो पहचान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ रोड इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एक रोड बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है? वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जहाँ पे बारिश होती है। फॉलोइंग विच द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई डिक्लाइंस, जहाँ पे बटरफ्लाई का जो पॉपुलेशन है वो घटने लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द रोड कॉजिंग अ डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट बटरफ्लाई पॉपुलेशन। कह रहा है कि ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये 4 स्टेटमेंट के द्वारा, उसमें से कौन गलत है ये बताने के लिए कि ये मतलब कौन गलत कारण है बताने के लिए कि बटरफ्लाई का डिक्लारेशन इसी कारण से हुआ, कौन सा कारण नहीं हो सकता है। चलिए अब मान लीजिए कि ये एक रोड है, यहाँ पे हम बना देते हैं, ये एक ये वेट फॉरेस्ट है आपका, ये चारों तरफ बटरफ्लाई है, इसमें से एक रोड ऐसे निकाल दिया गया, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं रोड फैसिलिटेट इमिग्रेशन ऑफ गैप लविंग स्पीसीज विच कम्पीट विद द फॉरेस्ट स्पीसीज, ठीक है। गैप लविंग स्पीसीज विच कम्पीट विद द, सही है। तो यहाँ पे हमको नॉट पूछ रहा है, नॉट पॉसिबल, तो ये सही है लेकिन इसका आंसर नहीं होगा, तो ये ट्रू है, मतलब क्या है? ट्रू है। रोड फैसिलिटेट इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द फॉरेस्ट बटरफ्लाई विद इन द फॉरेस्ट विच रिड्यूसेज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये गलत हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन देख सकते हैं। रोड इंटरनली फ्रेगमेंट्स द हैबिटेट एंड निगेटिवली अफेक्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो हैबिट कंसर्न, सही बात है। रोड फैसिलिटेट इन्वेशन ऑफ नॉन नेटिव प्लांट एंड डिस्प्लेस नेटिव होस्ट एंड नियर, अब देखिए ये भी सही बात है, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू होगा, क्योंकि रोड बनेगा तो रोड के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग हैबिटेट, उसके किनारे जो है नॉन नेटिव प्लांट्स एपियर हो सकते हैं, पॉल्यूशन होगा तो पॉल्यूटेड प्लांट भी हो सकते हैं, नेक्टर वाले खत्म हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो नॉट ट्रू होगा, यानी कि फॉल्स होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका आंसर सही राइट आंसर होगा। रोड फैसिलिटेट इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द फॉरेस्ट बटरफ्लाई विद इन द फॉरेस्ट विच रिड्यूसेज जेनेटिक, देखिए रोड के बनने से बटरफ्लाई का मूवमेंट नहीं होगा अंदर, क्योंकि रोड बटरफ्लाई के लिए तो बना नहीं है, तो बटरफ्लाई का मूवमेंट वहाँ पे नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इंक्रीज मूवमेंट वहाँ पे नहीं होगा, एक गैप बन जाएगा तो एक तो ऐसे ही मूवमेंट घट जाएगा, तो इसलिए ये और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए मूवमेंट जो है उतना रिस्पॉन्सिबल हम नहीं मानते हैं, तो ये जो होगा आपका राइट आंसर होगा, और ये आपके बटरफ्लाई के डिक्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दैट मीन्स, ठीक है। चलिए अब आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये आपका ग्राफ होता है और ये आपका हो गया, ठीक है, नॉट करेक्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इट इज सिमेट्रिक अराउंड द मीन, इट इज सिमेट्रिक अराउंड द मीडियन, इट इज सिमेट्रिक अराउंड द वेरिएंस, इट इज सिमेट्रिक अराउंड द मोड, तो सिमेट्रिक अराउंड द वेरिएंस, ये आपका नॉट करेक्ट होगा। ये इन्हीं तीनों के अराउंड, मतलब मीन मीडियन मोड के अराउंड सिमेट्रिक होता है, वेरिएंस के अराउंड सिमेट्रिक नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इट इज सिमेट्रिक अराउंड वेरिएंस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए
अब पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन में हैव मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रीजन एक्सेप्ट, ठीक है, फॉलोइंग पॉसिबल रीजन एक्सेप्ट। तो कह रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन हैव हैड मोर टाइम टू डाइवर्सिटी अंडर रिलेटिव स्टेबल क्लाइमेट कंडीशन इन टेम्परेचर, सही बात है। ट्रॉपिकल रीजन हैव हाई स्पेशल हेट्रोजेनिसिटी, ग्रेटिकर बायोलॉजिकल कंपटीशन इन द ट्रॉपिकल लीड्स टू नैरोअर निके, सही बात है। लोअर प्रेडिशन इंटेंसिटी इन द ट्रॉपिक्स अलाउ सर्वाइवल ऑफ मोर प्रे स्पेसीज। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लोअर प्रेडेशन इंटेंसिटी इन द ट्रॉपिक्स अलाउ सर्वाइवल ऑफ मोर प्रे स्पेसीज। अगर प्रे स्पेसीज ज्यादा होगा तो वो और दिक्कत करेगा ना, तो वो क्या करेगा, प्रे स्पेसीज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पेसीज की डाइवर्सिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, क्योंकि प्रे स्पेसीज तो कंपटीशन बढ़ा देंगे ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका मतलब ये आपका रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि ये आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है डाइवर्सिटी बढ़ने का, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन प्रीडोमिनेंटली रिड्यूस्ड फॉस्फोरस लिमिटेशन एंड इंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन रिड्यूस्ड बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिलेशन रिलेशन। देखिए, अब इंडोमाइकोराइजल जो होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन प्रीडोमिनेंटली रिड्यूस्ड फॉस्फोरस लिमिटेशन, इंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन रिड्यूस्ड द बोथ। देखिए, इंडोमाइकोराइजल होता है वो सिर्फ नाइट्रोजन के लिए होता है, फॉस्फोरस के लिए नहीं होता है, तो गलत हो गया। इंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन प्रीडोमिनेंटली रिड्यूस्ड फॉस्फोरस लिमिटेशन एंड एक्टोमाइकोराइजल रिड्यूस्ड बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। एक्टो एंड इंडोमाइक्रोलाइजेशन डू नॉट रिड्यूस नाइट्रोजन फॉस्फोरस। एक्टो एंड इंडोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन प्रीडोमिनेंटली रिड्यूस्ड फॉस्फोरस लिमिटेशन, ठीक है, इंडोमाइक्रो, हाँ ठीक है, एंड ठीक है, इंडोमाइक्रोलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ फॉस्फोरिलेशन लिमिटेशन किस लिए होता है, ठीक है, और जो एक्टो होता है वो बोथ के लिए होता है, तो यानी दो गलत हो गए, ठीक है। तो एक्टो जो होता है, इंडो जो होता है वो फॉस्फोरस लिमिटेशन पे होता है, यानी कि वो प्रीडोमिनेटली ग्रोथ करता है नाइट्रोजन पे, और ये जो एक्टो होता है वो दोनों पे ग्रोथ कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन, ठीक है। तो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन ऑकर बिटवीन एडजेसेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एलोपेट्रिक स्पेसिएशन ऑकर बिटवीन एडजेसेंट पॉपुलेशन, गलत है। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन में अकर बिटवीन जियोग्राफिकल सेपरेटेड पॉपुलेशन, गलत है, ये उल्टा, एक दूसरे का उल्टा है। सिंपेट्रिक स्पेसिएशन अकर्स विद इन कंटिन्यूटी, ये आपका सही है, ये सिंपेट्रिक जो होता है विद इन होता है, सिमेट्रिक ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज, रैंडम मेटिंग, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सेलेक्शन जो होता है वो माइक्रो इवोल्यूशन में हेल्प करता है। दो तरह का इवोल्यूशन, एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। तो माइक्रो इवोल्यूशन में आपका म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सेलेक्शन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, बाकी रैंडम मेटिक जो होता है वो माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज में हेल्प नहीं करता है। According to Hamilton's rules, altruistic behavior can evolve when RB more than C. ये आपका रूल है, where B is the extra benefit gained by the recipient as a result of the altruistic act. सही है। C is the cost to the actor arising from performing the altruistic act and R is the related between the. अब कह रहा है between the individual performing the altruistic act and the ऑफ स्प्रिंग ऑफ द रेसिपिएंट, नहीं ये नहीं होगा, इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द अल्ट्रुइस्टिक एक्ट एंड द रेसिपिएंट, ये सही होगा, ठीक है। तो ये बिटवीन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द अल्ट्रुइस्टिक एक्ट एंड द रेसिपिएंट, यही दो जो मेंबर्स होते हैं वो आपके शामिल होते हैं। यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो जहां भी ऑफ स्प्रिंग की बात आती है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन पे भी ये बात नहीं आती है। तो दो इंडिविजुअल जो आपका अल्ट्रुइस्टिक एक्ट करता है और दो उसका रेसिपिएंट जो बेनिफिशियल रेसिपिएंट होता है, वो यही दोनों पे इसका प्रभाव होता है। तो जब भी अगर ऑफ स्प्रिंग या अनदर मेंबर्स की बात आती है तो वो ऑप्शन इसमें लागू नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अगला है कि एनालाइज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर इवोल्यूशनरी स्टडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग
rRNA इवोल्यूशनरी एंशिएंट सही है, क्योंकि आपके शुरू से आ रहा है यू बैक्टीरिया से लेकर के यूकैरियोट तक, माइकोराइजा से जितने फ्री लिविंग नॉन फ्री लिविंग। नो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म लैक्स आरएनए, सही बात है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि rRNA जिसमें नहीं होता हो। तीसरा, rRNA सिंस क्रिटिकल फॉर ट्रांसलेशन कैन अंडरगो लैटरल ट्रांसफर एमोंग डिस्टेंस, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैटरल नहीं बल्कि वर्टिकल ट्रांसफर होता है। तो ये आपका आंसर जो होगा वो आपका ये आपका जो स्टेटमेंट होगा यानी कि फॉल्स होगा, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ जीन पायरिमिडीन इन प्लांट्स। तो जीन पायरिमिडीन का जो डिफिनीशन होता है वो होता है transferring multiple genes at the same time to a target plant, transferring multiple genes, यहाँ पे हम लिख देते हैं transferring multiple gene at a same time to a target plant species, to a target plant species to get a resistant against some kind of pathogen, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे देखना है। टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट जीन ऑफ रेसिस्टेंट टू ए स्पेसिफिक पेस्ट इन डिफरेंट जीनोटाइप्स, ये नहीं होगा। इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल जीन ऑफ रेसिस्टेंस, सिंगल जीन नहीं होगा। इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन फॉर रेसिस्टेंस टू अ सिंगल पेस्ट इन अ सिंगल जीनोटाइप, इंटू सिंगल जीन यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन फॉर रेसिस्टेंट टू अ सिंगल पेस्ट इन अ सिंगल जीनोटाइप। ठीक है, उसके बाद है टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लिक AMP ऑन प्रोटीन काइनेज अ कन्फॉर्मेशन इन सेल्स एंड इन्वेस्टिगेटर मेड फ्रेट बायोसेंसर बाय फ्यूजिंग टू फ्लोरेसेंस प्रोटीन एट द N and C terminus of protein kinase. In absence of cyclic AMP in the cellular milieu, no fret signal was detected. However, upon cyclic AMP addiction, a strong emission at 530 nanometer was observed. What could be the best conformation of the fluorescence that were used by the investigator? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो जैसे यहाँ पे आपका अगर आंसर देखा जाए तो YFP और RFP होगा, येलो फ्लोरेसेंट प्रोटीन और रेड। क्योंकि आप जब इमिशन स्पेक्ट्रा देखने जाइएगा तो इमिशन स्पेक्ट्रा की जब बात आती है तो ये नियर अबाउट होते हैं, जैसे 280 350 टू 280 टू 350 के आसपास। तो आपका आंसर तो होगा यहीं पे। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो सियान नहीं होगा, और यहाँ पे अगर बात कर दें सियान, तो सियान इसीलिए हम हटा दिए हैं। तो जो येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन्स और रेड फ्लोरेसेंस की बात होती है तो यहीं पे आपका 530 के आसपास दोनों जाकर के मिलते हैं, क्योंकि जब इसको इमिट कीजिएगा एक्साइट कीजिएगा और जो इनका इमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो नियर अबाउट होते हैं, जिसके कारण ये ऑप्शन आपका सही होगा। इन बायोरिमेडिसन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म डिटेल चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट पूछ रहा है। द ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ कार्बन, सही है। द बैक्टीरिया डू नॉट गेट एनर्जी बाय डिग्रेडेशन कंटेमिनेंट्स, ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये आपका फॉल्स है। क्योंकि अगर बैक्टीरिया जो है कंटेमिनेट को डिग्रेड करेगा, उसे एनर्जी नहीं मिलेगा तो डिग्रेड ही क्यों करेगा, तो वो डिग्रेड करता है तो उसको एनर्जी मिलता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि एनर्जी नहीं मिलता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मल्टीमेरिक प्रोटीन व्हेन रन ऑन अ SDS पेज शोड टू बैंड एट 20 किलो डाल्टन एंड 40 किलो डाल्टन। ठीक है, when the protein was run on a native gel it show a single band 120 किलो डाल्टन, the native form of the protein would be। अब देखिए उसको दो बैंड मिल रहा है, एक किस पे 20 पे और दूसरा किस पे 40 पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और टोटल उसका प्रोटीन उसका मॉलिक्यूलर वेट टोटल कितना है 120। अब ध्यान दीजिए
अगर हम यहाँ पे होमोट्राइमर लगाते हैं, होमोट्राइमर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमको दो तरह का बैंड मिल रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो कोई डाइमर ही होगा, कोई डाइमर ही होगा, कोई डाइमर ही होगा। सॉरी, पहला तो होमो नहीं होगा, कोई हेट्रो ही होगा। या तो हेट्रो टेट्रामर हो, चाहे हेट्रो डाइमर हो, चाहे हेट्रो ट्राइमर हो। ठीक है, पहली बात, क्योंकि उसमें 20 भी है और 40 भी है, तो हम होमो उसको नहीं बोलते। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ऐसा ही गलत हो जाता है। अब बात आती है कि हम अगर ट्राइमर लगाते हैं तो 20 + 40 + 40 या 20 + 20 + 40, अगर इसको जोड़िए 80 20 100 और ये हो जाएगा 80। ये दोनों में से कोई सही नहीं होगा, तो ट्राइमर नहीं होगा। डाइमर तो होगा ही नहीं क्योंकि 40 40 80, 40 20 60 और 20 20 40, ये भी नहीं होगा। टेट्रामर हो सकता है 20 20 40 और 40। ठीक है, तो 40 40 80 और 20 20 40, तो ये मिलके हो सकता है 120। तो यानी कि हेट्रो टेट्रामर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो आपको हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई हेट्रो डाइमर लगा दे 20 40, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट भी हमको पूरा वहां पे दिखाना है कि कितना जा रहा है, उसके हिसाब से हमको फाइनल कंक्लूजन देना है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है 68। अब ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये इसमें आपका आंसर जो होगा, अगर आपने लगाया होगा तो आंसर नंबर 3 आपका सही है। थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपके स्पेक्ट्रोफोटोमेटिकली क्वेश्चंस है। इसको हम अगले जो होगा, अगला जो हमारा PYQ क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक फॉर्मूला समझा देंगे, आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 69। 69 में कह रहा है कि ओरिएंटेशन ऑफ अ क्लोन DNA फ्रेगमेंट्स इन अ प्लाज्मिड वेक्टर कैन बी चेक्ड बाई। अब देखिए ये प्लाज्मिड वेक्टर है, अब ओरिएंटेशन या तो इस तरह से हो सकता है, नहीं तो इस तरह का हो सकता है। अब इसको आप कैसे चेंज कीजिएगा, तो इसमें PCR यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन जीन स्पेसिफिक प्राइमर एंड वन वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर अगर आप लगा दें, दोनों तरह का प्राइमर अगर लगा दें, जीन स्पेसिफिक भी और वेक्टर स्पेसिफिक भी, तो आप चेक कर सकते हैं कि DNA ओरिएंटेशन आपका DNA फ्रेगमेंट का क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों तरह के जो प्राइमर्स है, वेक्टर स्पेसिफिक और जीन स्पेसिफिक लगाने होंगे, तब जाकर के आपका DNA फ्रेगमेंट का जो ओरिएंटेशन है आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। द इमिशन मैक्सिमम ऑफ ट्रिप्टोफैन फ्लोरेसेंस इज अ प्रोटीन 330 नैनोमीटर। दिस सजेस्ट दैट, ध्यान दीजिए 330 नैनोमीटर का मतलब होता है ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का मतलब होता है कि ये किसी न किसी आपके हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट में होगा, तभी जाके ये ट्रिप्टोफैन जो है इतना नैनोमीटर का जो एक्सप्लेनेशन है, सॉरी इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो दे रहा है। बाकी हेलिकल सेगमेंट नहीं होगा, प्रॉक्सिमल सिस्टीन रेसिड्यू नहीं होगा, ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। अब बात आती है कि हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट हमने क्यों बोला, इसलिए बोला कि ये जो प्रोटीन होता है वो आपका नॉन पोलर एमिनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। तो जो भी प्रोटीन होता है वो इसके इंटरनल पार्ट में लगा होता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट में ये प्रोटीन डाला होगा तभी ये ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तभी इसका इमिशन देखने को मिलेगा। अगर ये हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा तो इसका इमिशन दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो अगर इस पे मिल रहा है दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट इज द हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको इसमें अभी कोई परेशानी हो या कोई क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि 1 बाय 1 हम लोग जो अभी अपडेट करेंगे, आपको अगला जो पार्ट C का हम लोग अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, फिर अगले साल का पार्ट B का, वो ऐसे 1 बाय 1 हमारा चलता रहेगा और आपके तक हम लोग वीडियो पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।